अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएं तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आज हमारी एस्ट्रोलॉजी क्लास का सेकंड डे है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हाथ की बनी हुई कुंडली दिखाऊंगा। मेरे पास हाथ की बनी हुई कुंडली तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर की बनी हुई कुंडली है। इसमें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये लग्न कुंडली दिखा रखी है और यहां पर आपको ग्रह बैठे हुए दिख रहे हैं। ये ग्रहों के अंश लिखे हुए हैं। यदि इस तरह की हाथ की बनी हुई कुंडली हो, कंप्यूटर की हो और उसमें अंश लिखे दिखाई दे, जैसे ये सूर्य कितने अंश पर है, 28 अंश पर है, चंद्रमा कितने अंश पर है, 19 अंश पर है, तो ये अंश और डिग्री एक ही है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यदि आपको इस तरह की कोई कुंडली मिले या हाथ की बनी हुई कुंडली मिले, उसमें आपको ग्रहों के साथ साथ अंश लिखा दिखाई दे, तो इसमें अंश लिखा हुआ आपको डिग्री के बारे में ही बताएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर पर कुंडली बनाते हैं, जैसे ये एस्ट्रोसेज का ऐप है, यहां आपने कुंडली पर क्लिक किया और यहां कोई भी आपने डिटेल फीड की। माना किसी भी जातक का जन्म है 13 जनवरी 1998 और समय है उसका सुबह के 9:06 का। जन्म स्थान आप उदयपुर राजस्थान। ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। नाम रख देते हैं शुभम। इस तरह से इसकी लग्न कुंडली बनकर आ जाएगी। आप सॉफ्टवेयर पर बनाएंगे तो जैसे ही आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर ये ग्रहों की डिग्री लिखी आ जाएगी। यही ग्रहों की डिग्री है। इसी को अंश बोलते हैं, इन्हीं को डिग्री बोलते हैं। बात एक ही है, चाहे अंश लिखा हो या डिग्री लिखी हो, वो एक ही है। तो सॉफ्टवेयर पर आप बनाएंगे तो आपको लग्न कुंडली के नीचे ही इस तरह से लिखी हुई दिख जाएंगी। और यदि आपके पास हाथ की बनी हुई कुंडली होगी तो उसमें इस तरह से आपको लग्न कुंडली के पास ही ग्रहादि अंश लिखा दिख जाएगा। तो इस तरह से आप देख लेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में बताता हूं। आखिर कौन ग्रह किस ग्रह के मित्र है और कौन ग्रह किस ग्रह के शत्रु है। वैसे अगर मैं आपको तरीके से याद कराऊं तो आपको बड़ी मुश्किल आएगी और आसानी से ग्रहों की मित्रता और शत्रुता याद नहीं होगी। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूं। इस ट्रिक से आपको इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। तो ग्रह जो हैं, इन्हें इनके नेचर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनकी पहली कैटेगरी है देवताओं की, और दूसरी कैटेगरी है दानवों की। एक देवता देव है, एक दानव देव है। तो देवता देव की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति। ये आपको आसानी से याद हो गया। देवता देव की कैटेगरी में कौन कौन है? सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति। और दानवों की कैटेगरी में कौन है? दैत्यगुरु शुक्राचार्य, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव ये दानवों की कैटेगरी में है। बुध देव को थोड़ी देर के लिए यहां बिठा देते हैं अलग। अब जितने भी देवता देव के ग्रुप में ग्रह हैं, ये सब आपस में अति मित्र हैं। ये जो आपको जितने भी 4 ग्रह दिख रहे हैं, इन सब की आपस में मित्रता है। सूर्य देव की चंद्रदेव से, मंगल देव से, बृहस्पति देव से मित्रता है।
चंद्रदेव की सूर्यदेव से, मंगलदेव से और बृहस्पति देव से मित्रता है। मंगलदेव की चंद्रदेव, सूर्यदेव और बृहस्पति देव से मित्रता है। और बृहस्पति देव की मंगलदेव, चंद्रदेव और सूर्यदेव, इनसे आपस में अति मित्रता है। तो इस ग्रुप में जो देवता देव है वो सब आपस में अति मित्र है। ये सब एक दूसरे के अति मित्र हैं। इधर आपके शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये दानव देव आपस में एक दूसरे के अति मित्र हैं। शुक्रदेव की मित्रता शनिदेव से, राहुदेव से और केतुदेव से है। शनिदेव की मित्रता शुक्रदेव से, राहुदेव से और केतुदेव से है। राहुदेव की मित्रता शुक्रदेव, शनिदेव और केतुदेव से है। और केतुदेव की मित्रता राहुदेव, शनिदेव और शुक्रदेव, इनसे है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये आपस में अति मित्र है। ये वाला ग्रुप आपस में अति मित्र और ये वाला ग्रुप आपस में अति मित्र। देवता ग्रुप आपस में मित्र, दानव ग्रुप आपस में अति मित्र। और ये जो दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों आपस में एनिमी है, अति शत्रु। बृहस्पति देव की शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव से अति शत्रुता है। मंगलदेव की शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव से शत्रुता है। चंद्रदेव की शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव से शत्रुता है। और सूर्यदेव की शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव से शत्रुता है। तो ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है, ये आपस में तो अति मित्र हैं, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में अति शत्रु हैं, एनिमी। अब जो बुधदेव हमने अलग बिठा दिए थे, बुधदेव की जो मित्रता है वो शुक्रदेव से भी है। इधर इनकी मित्रता शनिदेव से भी है। इधर इनकी मित्रता राहुदेव से भी है। और इधर इनकी मित्रता केतुदेव से भी है। तो बुधदेव की जो मित्रता है, हालांकि बुधदेव जो है वो देवता हैं, देवताओं की कैटेगरी में है, लेकिन इनकी जो मित्रता है दानव देव के सभी मेंबर्स के साथ है। तो इनकी किसी से शत्रुता नहीं है। अब अगर देवता देव की बात करें तो बुधदेव जो है, इनकी जो मित्रता है वो सूर्यदेव से है। और बुधदेव की मित्रता जो है वो बृहस्पति देव से है। चंद्रदेव और इधर मंगलदेव, इनसे बुधदेव की अति शत्रुता है। बुधदेव की जो मित्रता है, दानव ग्रुप में जितने भी ग्रह हैं उन सभी से मित्रता है। और बुधदेव की देवता ग्रुप में जितने भी ग्रह हैं उनमें चंद्र और मंगल को छोड़ के सभी से इनकी मित्रता है। सिर्फ चंद्रमा और मंगलदेव, इनसे इनकी शत्रुता है। इस तरह से आपको याद हो गया होगा, मैं समझ सकता हूं। कई सिचुएशन ऐसी आएंगी कि ये जो ग्रह है ना, ये आपस में सम हो जाएंगे लेकिन ये मित्र नहीं होंगे। कई बार इनकी तात्कालिक मित्रता एक दूसरे के साथ हो जाएगी, जैसे शुक्रदेव की तात्कालिक मित्रता सूर्यदेव से हो जाएगी या मंगलदेव से हो जाएगी, लेकिन नैसर्गिक इनकी शत्रुता ही रहेगी। तो इस तरह से मैं समझता हूं आपको ग्रहों की मित्रता और शत्रुता याद हो गई होगी। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बाद मैं आपको हाउसेस की काउंटिंग सिखाता हूं। ये लग्न कुंडली है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे राशियां नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको भाव के बारे में बता रहा हूं। ये आपका पहला भाव होगा, ये आपका दूसरा भाव होगा, ये आपका तीसरा भाव होगा, ये आपका चौथा भाव होगा, ये पांचवा भाव होगा, ये छठवां भाव होगा, ये सातवां भाव होगा, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। अब इनकी जो काउंटिंग होगी वो काउंटिंग किस तरह से होगी? जो इनकी काउंटिंग करेंगे ना वो इस तरह से करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में आपको रिवाइज कर देता हूं। काउंटिंग इस तरह से होगी: फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। ठीक है, इसी तरह से इनकी काउंटिंग होगी। अब अगर मान लो कोई ग्रह यहां बैठा हुआ है, यहां पर मान लो बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो अब बृहस्पति देव से हमें 5 घर आगे चलना है। तो कैसे चलेंगे? तो बृहस्पति देव जैसे यहां बैठे हुए हैं तो हम यहां से काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5,
ये हमारी काउंटिंग गलत हो जाएगी। जिस हाउस में ग्रह बैठे हैं, जैसे बृहस्पति देव चौथे हाउस में बैठे हैं, तो हमें इसी हाउस से काउंट करना है। 1 2 3 4 5। बृहस्पति देव से 5वां हाउस कौन सा होगा? ये वाला। अब अगर मान लो यहां पे शनिदेव बैठे हुए हैं, अब शनिदेव से 7वां हाउस हमें काउंट करना है, तो कैसे करेंगे? यहां से हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी काउंटिंग गलत हो जाएगी। शनिदेव जैसे यहां बैठे हुए हैं तो हमें इसी हाउस से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां आएगा यहां। बृहस्पति देव से 5वां हाउस कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5। शनिदेव से 7वां हाउस कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लो यहां पर बैठे हुए हैं राहु देव। अब राहु देव से हमें 9वां हाउस काउंट करना है, तो वो कैसे करेंगे? यहां से करेंगे, यहां से करेंगे? हम यहां से करेंगे क्योंकि राहु देव यहां बैठे हुए हैं। तो यहां से काउंट करो अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से 9th इधर आया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लेते हैं मंगल देव का। जैसे मान लो मंगल देव हमने यहां बिठा दिए, ठीक है। अब मंगल देव से हमें 4th हाउस काउंट करना है, कौन सा होगा? तो यहां से काउंट करो जहां मंगल देव बैठे हुए। मंगल देव 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आप 5th हाउस से ही काउंट करो। 1 2 3 4। इस हाउस पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी, ये चौथा हाउस है। 8th हाउस जो है 5th हाउस से चौथा हाउस है। 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से हाउसेस की काउंटिंग हो गई। अब जो आप काउंटिंग करेंगे वो हमेशा यहां से ऐसे ही चलते हुए करेंगे। जैसे यहां बृहस्पति देव से काउंटिंग किया आपने, तो आप यहां से यूं चलते हुए आगे जाएंगे, ऐसे आपको पीछे नहीं जाना है। जैसे आपको मान लो काउंट करना है बृहस्पति देव से 9वां हाउस, तो आप यूं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इस तरह से काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये काउंटिंग आपकी गलत हो जाएगी। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। चाहे ग्रह यहां बैठे हो, यहां से काउंट करना है तो भी आपकी काउंटिंग यूं चलेगी, यहां बैठे हैं तो भी आपकी काउंटिंग यहां चलेगी, और अगर ग्रह यहां बैठे हुए हैं तो भी काउंटिंग आपकी ऐसे ही चलेगी। आपकी काउंटिंग इस तरह से नहीं आएगी। इसका आपको खास ध्यान रखना। काउंटिंग करने का तरीका यही है। जैसे मान लो यहां पर आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो लग्न के पास यही है, ठीक है। कई बार दिमाग में आ जाता है कि हम ऐसा करते हैं पीछे चलते हुए काउंट करें, तो वो पूरी तरह से गलत होगा। अगर आपने शुक्रदेव की काउंटिंग इस तरह से की 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपकी काउंटिंग गलत होगी। शुक्रदेव की काउंटिंग आप इस तरह से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। काउंटिंग करने का तरीका जो है वो ऐसे चलता हुआ है, ना कि ऐसे चलता हुआ। ऐसे चलता हुआ तरीका नहीं है। काउंटिंग हमेशा इस तरह से आगे बढ़ते हुए होगी। चाहे यहां से आप काउंट करो, चाहे यहां से करो, या यहां से करो, या यहां से करो, कहीं से भी करो, आप इस तरह ही चलोगे। इस तरह ही आपको चलना है, ठीक है। ये काउंटिंग का तरीका है। ग्रहों की दृष्टियों के बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि ग्रहों की दृष्टियां कैसे होती हैं। अभी तो मैं आपको छोटा सा परिचय दे देता हूं। जितने भी ग्रह होते हैं उनकी 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, चाहे वह सूर्यदेव हो, चाहे वो चंद्रदेव हो, चाहे वो मंगलदेव हो, चाहे वो शनिदेव हो, चाहे वो राहुदेव हो, या चाहे वो बृहस्पति देव हो, चाहे शुक्रदेव हो या केतुदेव हो, ठीक है। कोई भी ग्रह हो, सबकी 7वीं दृष्टि तो होगी ही होगी। सातवीं दृष्टि हर ग्रह की सीधी दृष्टि होती है, ठीक है।
तो इसमें तो कहीं कोई इफ एंड बट है ही नहीं, सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती है। इसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी सातवीं दृष्टि के अलावा और दृष्टियां भी होती हैं। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इन ग्रहों की सिर्फ एक ही दृष्टि है और वह है सातवीं दृष्टि। इसके अलावा मंगल, इन ग्रहों की सातवीं दृष्टि के अलावा और भी दृष्टियां हैं। इन दृष्टियों के बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। यहां सिर्फ आप इतना ही नोट कीजिए, जितने भी ग्रह हैं सबकी सातवीं दृष्टि होती है जो कि सीधी दृष्टि होती है। अब मैं आपको लग्न कुंडली का परिचय दे देता हूं। आप जो भी कोई कुंडली देखेंगे वो सबसे पहले आप लग्न कुंडली देखेंगे। या तो यहां पर ल लिखा होगा या लग्न लिखा होगा, चाहे ल लिखा हो या लग्न लिखा हो, उसका मतलब एक ही है, वो है लग्न कुंडली। और अभी आप सब लग्न कुंडली पढ़ना ही सीख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं और कोई टॉपिक नहीं ले रहा, सिर्फ लग्न कुंडली लेकर चल रहा हूं। इसके बारे में आपको समझाता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहां पर हो सकता है आपको 2 का अंक लिखा दिखाई दे, या 4 का अंक लिखा दिखाई दे, या 7 का अंक लिखा दिखाई दे। अगर 2 का अंक लिखा दिखाई देगा तो 3 का अंक यहां होगा, 4 यहां होगा, 5 यहां, 6 यहां, 7 यहां, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। यदि 4 का अंक लिखा दिखाई देगा तो 4 यहां होगा, तो 5 का अंक यहां होगा, 6 यहां, 7 यहां, 8 यहां, 9 यहां। अगर 7 का अंक होगा तो यहां आपको 8 का अंक दिखाई देगा, 8 यहां, 9 का, यहां 10, यहां 11। इस तरह से आपको नंबरिंग दिखाई देगी। तो ये जो अंक आपको दिखाई देंगे ना, इनका मतलब है कि यहां पर राशियां बैठी हुई हैं। जैसे यहाँ 2 का अंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ वृष राशि बैठी हुई है, और ये जो कुंडली है वृष लग्न की कुंडली है। अगर 4 का अंक यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कर्क लग्न की कुंडली है, और यहां पर ये कर्क राशि बैठी हुई है। यदि आपको 7 का अंक लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब ये कि यहां पर तुला राशि बैठी हुई है, और ये तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, अब मैं बात जो कर रहा हूं मैं हाउसेस की बात कर रहा हूं, यहां पे राशियों की बात नहीं कर रहा। ये आपका जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो आप ब्लॉक देख रहे हैं जहां ल लिखा हुआ है, लग्न लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट हाउस है। और ये वाला जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं ये है आपका सेकंड हाउस। ये वाला जो ट्राइंगल है ये है आपका थर्ड हाउस। ये है बॉक्स आपका फोर्थ हाउस, ये आपका फिफ्थ हाउस, ये आपका सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th और ये 12th, ठीक है। इस तरह से ये हाउसेस हैं। अब ये हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस के बारे में बताते हैं, ये मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। चैप्टर फर्स्ट में आपने ये चीज पढ़ी होगी और आपको याद भी होगी, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा आगे का बताता हूं। तो ये जो लग्न है ना, यहां पर जो राशि बैठी होगी, जो भी राशि बैठी हो, जैसे ये अभी तो मैंने हाउस बताया, अब मान लो यहां पर 1 का अंक लिखा हुआ है तो ये किस लग्न की कुंडली हो गई, ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। अगर यहां पर 8 लिखा हुआ है तो ये किस लग्न की कुंडली हो गई, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। तो यहां पर जो भी राशि लिखी हुई है उसके जो स्वामी है वो इस कुंडली में बनेंगे लग्नेश। जैसे अभी मान लेते हैं यहां पर 1 का अंक लिखा हुआ है और ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष राशि के स्वामी कौन है, मेष राशि के स्वामी है मंगल देव। तो यहां पर मंगल देव हुए आपके लग्नेश। ये जो कुंडली है ये मंगल देव की कुंडली है, ठीक है। अब ये वाला जो हाउस है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये धन भाव है। तो इसमें जो राशि बैठी होगी वो कहलाएगी धनेश। ये लग्नेश, लग्नेश कौन हुए, मंगल देव। अब यहां पर राशि कौन सी बैठी हुई है, वृष राशि। वृष राशि के स्वामी कौन हुए, शुक्रदेव। तो धन भाव के स्वामी कौन हुए अपने, ये हुए शुक्रदेव।
तो शुक्रदेव को हम क्या बोलेंगे? शुक्रदेव को बोलेंगे धनेश। इस तरह से ये तीसरा भाव जो है ये है पराक्रम भाव। इसमें कौन सी राशि बैठी हुई है? इसमें मिथुन राशि बैठी हुई है जिसके स्वामी है बुध देव। तो यहां पर जो पराक्रमेश बने, यहां पर पराक्रमेश बने बुध। ये जो भाव है ये है सुख भाव, और सुख भाव में अभी कौन सी राशि है? यहां पर कर्क राशि है। इसलिए सुख भाव के स्वामी अर्थात सुखेश कौन हुए? ये हुए चंद्रमा। यहां पर पांचवी राशि बैठी हुई है। पांचवी राशि कौन सी राशि है? पांचवी राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी कौन है? सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव। तो इस भाव के जो स्वामी हुए वो हुए सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को क्या बोलेंगे? ये पांचवा भाव जो है ये ज्ञान का भाव है, शिक्षा, ज्ञान, बौद्धिक कौशल। तो इसलिए सूर्यदेव इस कुंडली में ज्ञानेश बने, ज्ञान भाव के स्वामी। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए आप सिक्स्थ हाउस पर। यहां पर कौन सी राशि बैठी हुई है? यहां पर कन्या राशि बैठी हुई है। और कन्या राशि के स्वामी कौन है? कन्या राशि के स्वामी है बुध देव। तो ये जो बने, ये वाला जो हाउस है इसे हम रोग भाव बोलते हैं, रोग, ऋण, शत्रु। तो इस मेष लग्न की कुंडली में रोगेश जो बने वो बने बुधदेव। बुधदेव के पास एक तो पराक्रम भाव आया और एक ये रोग भाव आया। तो मेष लग्न की कुंडली में पूरी तरह से अनफेवरेबल जो है, मारक ग्रह जो है वो बुधदेव है। क्यों? क्योंकि एक तो बुधदेव के पास रोग भाव आया तो ये रोगेश बने, एक पराक्रम भाव आया ये पराक्रमेश बने। ठीक है, और रोग भाव के स्वामी जातक को जीवन में रोग, ऋण और शत्रु देंगे, इसलिए वो योग कारक नहीं है, वो मारक है। अब योग कारक और मारक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। ये आपका 7th हाउस है। इस 7th हाउस के लॉर्ड को हम बोलते हैं सप्तमेश। और ये 7th हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है? ये बैठी हुई है आपकी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन है? तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव इस कुंडली में सप्तमेश बने। और उनके अंडर में क्या क्या आया? इनके अंडर में लाइफ पार्टनर आया, डेली की अर्निंग आई और बिजनेस पार्टनर आए। ठीक है, उन सबके जो लॉर्ड बनेंगे वो शुक्रदेव बनेंगे। अब ये जो आपका है ये 8th हाउस है, इसे हम अष्टम भाव बोलते हैं। तो इसके स्वामी जो कहलाएंगे वो अष्टमेश कहलाएंगे। यहां पर कौन सी राशि है? यहां पर वृश्चिक राशि है। ठीक है, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? वृश्चिक राशि के स्वामी है आपके मंगलदेव। तो मंगलदेव यहां पर बने अष्टमेश। अब मैंने आपको बताया था कि 6, 8 और 12 किसी भी कुंडली के नेगेटिव हाउसेस होते हैं। अब चूंकि मंगलदेव को यहां पर अष्टम भाव मिला हुआ है तो मंगलदेव यहां पर फेवरेबल होंगे कि अनफेवरेबल होंगे? तो यदि कोई ऐसा ग्रह है जिसे कुंडली में कोई केंद्र का या त्रिकोण का घर मिला हुआ है, ठीक है, उसे उसके साथ में 6, 8, 12 में से कोई एक भाव और मिल जाए तो वो अनफेवरेबल नहीं होगा, वो फेवरेबल ही होगा। ठीक है, तो यहां पे मंगलदेव को कौन कौन से हाउस मिले हुए हैं? एक तो लग्न मिली हुई है, लग्नेश मंगलदेव है। इसके साथ साथ इन्हें एक बुरा हाउस मिल गया, वो है 8th हाउस जो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो मंगलदेव इसमें नेगेटिव ना होकर फेवरेबल होंगे, योग कारक होंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छे भाव का स्वामी यदि एक बुरे भाव का स्वामी बनता है तो उसे बुरे भाव के स्वामी बनने का दोष नहीं लगता, इसलिए मंगलदेव यहां पर योग कारक होंगे। अब ये बात अलग है कि किस कुंडली में मंगलदेव कहां बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग और देखा जाएगा कि लग्नेश जो है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल। वो जब हम आगे के टॉपिक्स करेंगे तब हमें पता चलेगा। अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि लग्नेश मंगल जो है इसमें योग कारक है। अब ये 9th हाउस जो है, इस हाउस को हम भाग्य भाव बोलते हैं। तो भाग्य भाव जो है इसके जो स्वामी हैं वो क्या कहलाएंगे? वो भाग्येश कहलाएंगे। अब चूंकि ये त्रिकोण स्थान है और ये लग्न, किसी भी कुंडली में 3 भाव जो होते हैं त्रिकोण स्थान होते हैं। पहला तो ये लग्न, दूसरा ये ज्ञान भाव और तीसरा ये भाग्य भाव। ये कुंडली के सबसे अच्छे स्थान होते हैं।
अब यहां पर जो राशि बैठी हुई है वो धनु राशि बैठी हुई है। धनु राशि के स्वामी कौन है? धनु राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, गुरु। तो गुरु जो हुए इस कुंडली में भाग्येश हुए। क्यों? क्योंकि वो भाग्य भाव के स्वामी है। अब आगे चलते हैं। अब ये आया आपका प्रोफेशन का हाउस, ये है आपका कर्म भाव। अगर ये कर्म भाव है तो इसमें जो राशि बैठी है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कर्मेश। और यहां पे कर्मेश कौन बने? यहां पर कर्मेश बने शनिदेव। इसके अलावा ये जो राशि है ये कौन सी है? ये कुंभ राशि है। और कुंभ राशि के स्वामी कौन है? कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। और ये भाव क्या कहलाता है? ये लाभ भाव कहलाता है और आय भाव कहलाता है। इसलिए इस भाव में बैठी हुई राशि को हम क्या बोलेंगे? आयेश या लाभेश। तो इस कुंडली में आयेश या लाभेश कौन हुए? वो हुए शनिदेव। अब शनिदेव को एक यहां पर केंद्र का घर मिला है और एक इनका आय भाव मिला है। ठीक है, तो इस तरह से शनिदेव भी जो इस कुंडली में होंगे वो योग कारक होंगे, वो अनफेवरेबल नहीं होंगे, मारक नहीं होंगे। वैसे ये वाला जो हाउस है ना, ये लाभ के साथ साथ छोटे मोटे रोगों को और दिखाता है, इसलिए इस हाउस को अच्छा नहीं बोलते। शास्त्रों में तीसरा, छठा और 11वां इन्हें त्रिषड आय बोला गया है, और जो कि अच्छे भाव नहीं बोले गए, बुरे भाव बोले गए हैं। लेकिन आज के परिवेश में आय भाव ऐसा भाव है जिसकी हर किसी को जरूरत है। आय की हर किसी को जरूरत है, लाभ की हर किसी को जरूरत है, और इच्छाओं की पूर्ति की हर किसी को जरूरत है। इसलिए इस हाउस को वैसे अच्छा हाउस ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में 11वां भाव अच्छा भाव नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो जीवन जीने का तरीका बताया है उसमें पैसे को अहमियत नहीं दी गई थी। जिस टाइम पर ये शास्त्र लिखे गए थे, ऋषि मुनियों ने पैसे को और धन संचय को अच्छा नहीं बताया था, इसलिए इस भाव को उन्होंने बुरा भाव बताया। लेकिन आज के परिवेश में हम सबकी जरूरत पैसा कमाना है, लाभ कमाना है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है। छोटे मोटी ये रोग, छोटी मोटी बीमारियां ये भाव देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे अच्छा हाउस बोलेंगे। इससे हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स शो हो रही है। ये वाला जो हाउस है ये आपका व्यय स्थान है। ठीक है, इस हाउस से हम व्यय देखते हैं। यहां पर कौन सी राशि आ रही है? यहां पर मीन राशि आ रही है। और मीन राशि के स्वामी कौन हुए? मीन राशि के स्वामी हुए देवगुरु बृहस्पति। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति को एक तो बुरा हाउस मिला है, एक यहां पर त्रिकोण स्थान मिला है। तो देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में योग कारक होंगे कि मारक होंगे? देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में योग कारक होंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को एक त्रिकोण का स्थान मिला, भाग्य भाव, जो कि एक सबसे अच्छा भाव होता है। इसके साथ साथ भाग्य भाव के स्वामी को एक बुरे स्थान यानी कि व्यय भाव का भी स्वामित्व दिया गया है। तो यदि कोई ग्रह किसी एक अच्छे भाव के स्वामित्व के साथ साथ किसी एक बुरे भाव का स्वामित्व भी रखता है तो उसे बुरे भाव के स्वामित्व रखने का दोष नहीं लगता है, उसे उस कुंडली में योग कारक या फेवरेबल ही माना जाता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में योग कारक होंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला भाव जो है ये आपकी लग्न कहलाएगी और लग्न के स्वामी कहलाएंगे लग्नेश। द्वितीय भाव ये आपका होगा धन भाव, इसके स्वामी आपके कहलाएंगे धनेश। तृतीय भाव ये होगा आपका पराक्रम भाव और पराक्रम भाव के स्वामी क्या कहलाएंगे? पराक्रमेश। यह है चतुर्थ भाव, ये है आपका सुख भाव और सुख भाव के स्वामी क्या कहलाएंगे? सुखेश।
ये है आपका पंचम भाव, ये कहलाता है आपका ज्ञान भाव, इसलिए इसके स्वामी क्या कहलाएंगे? ज्ञानेश। सिक्स्थ हाउस, ये है षष्ठ भाव। षष्ठ भाव आपके क्या कहलाएगा? ये रिप्रेजेंट किससे करता है? ये रोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके स्वामी क्या कहलाएंगे? इसके स्वामी कहलाएंगे रोगेश। ये है आपका सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव। ये वैसे तो आपके बिजनेस का हाउस है, आपकी मैरिड लाइफ का हाउस है, आपके लाइफ पार्टनर का हाउस है, लेकिन इसे हम जो बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सप्तम भाव। और इसके स्वामी को हम क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे हम सप्तमेश। या व्यापारेश। इस हाउस से हम व्यापार की भी कैलकुलेशन करते हैं, व्यापार को देखते हैं, इसलिए इस हाउस को या तो सप्तमेश बोलेंगे या व्यापारेश बोलेंगे। आप पॉज कर करके नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। मैं अभी यहां से साफ कर रहा हूं। ये है आपका एट्थ हाउस, इसे हम बोलते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी क्या कहलाएंगे? अष्टमेश। ये आपका नाइन्थ हाउस, इसे हम बोलते हैं भाग्य भाव। भाग्य भाव के स्वामी क्या कहलाएंगे? भाग्येश। ये आपका टेंथ हाउस। टेंथ हाउस के लॉर्ड आपके क्या कहलाएंगे? चूंकि ये कर्म भाव है, इसलिए हम बोलेंगे इन्हें कर्मेश। ये आपका एकादश भाव। इनके स्वामी को हम क्या बोलेंगे? आयेश या लाभेश। इनसे लाभों की प्राप्ति हो रही है। फिर ये जो हाउस है, ये आपका 12th हाउस है। ट्वेल्थ हाउस आपका व्यय भाव कहलाता है। तो व्यय भाव के स्वामी कौन होंगे? व्ययेश। अब आपको मुझे अष्टम द्वादश का सिद्धांत पढ़ाना है, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार जो भी कोई भाव है, जैसे ये वाला भाव है, लग्न भाव है, तो लग्न का 12वां भाव कौन सा होगा? यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिस हाउस की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस हाउस की हम स्टडी कर रहे हैं, उससे जो 12वां भाव है वो उस हाउस की हानि दिखाएगा। जैसे हम लग्न की स्टडी कर रहे हैं, तो लग्न से 12वां कौन सा है? ये व्यय भाव। व्यय भाव जो है वो लग्न की हानि दिखाएगा। इस तरह से चतुर्थ भाव ये है। चतुर्थ भाव का 12वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो होगा वो फोर्थ हाउस के लॉसेस को दिखाएगा। ठीक है, ये ज्योतिष विज्ञान का नियम है। जो भी हाउस होता है, जो भी भाव होता है, उसका 12वां भाव उस भाव की हानि दिखाता है। अब जैसे ये दशम भाव है, ठीक है, दशम भाव का 12वां भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो नवम भाव होगा भाग्य भाव। ये जो भाग्य भाव है वैसे तो त्रिकोण स्थान है, बहुत अच्छा भाव है, लेकिन ये भाव कर्म स्थान की हानि को दिखाएगा। इसी तरह से लग्न जो है वो धन भाव की हानि को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि लग्न जो हो गया वो धन भाव से 12th हो गया।
धन भाव का 12th हाउस कौन सा हुआ? लग्न हुआ। तो ये इसकी हानि बताएगा। इसके बारे में आपको मैं अगली क्लासेस में और पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।